गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कल जो ये आपका यूपी टेट प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स को हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के एक पोइट थे, उनकी एक पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम के एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेक। फ्लेक शब्द का क्या अर्थ है? ऑफ ईजी विन एंड डाउनी फ्लेक। यहाँ फ्लेक का मतलब जब स्नोफॉल होता है ना, तो जो स्नो के फ्लेक्स होते हैं, स्नो के जो पीसेज होते हैं, स्नोफॉल होते हुए आपने अगर देखा हो तो स्नो के वो जो पीसेज गिरते हैं थिन से, उनको फ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ फ्लेक्स का मतलब है स्मॉल थिन पीस, अ स्मॉल थिन पीस। 1 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें डीप एंड कीप आर सिमिली, मेटाफर, राइमिंग वर्ड्स, अलिटरेटिव वर्ड्स। डीप और कीप ये दोनों वर्ड्स जो हैं आपस में राइम करते हैं, है ना। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हें जब पोएम के लाइन में जब आप एंड में यूज़ करते हो तो नेक्स्ट लाइन या आगे वाली किसी लाइन के साथ वो राइम बनाते हैं। तो डीप, कीप, हीप, पीप, बीप, स्लीप, स्टीप, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 3 इज द राइट आंसर। The use of technology to enhance the learning process is called, टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा आईसीटी, ऑप्शन नंबर 2, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन। The sentence John will be leaving for England tomorrow is in which tense? Sentence दे रखा है John will be leaving for England tomorrow, है ना। मतलब इसका ये है कि जॉन कल इंग्लैंड के लिए रवाना होगा, लेकिन इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहा गया है। will be के साथ वर्ब की ing फॉर्म जब आप यूज़ करते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हो, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो इसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। हाँ, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। Which of the following is a complex sentence? इनमें से complex sentence कौन सा है? Ravi did not like that bearded man. She lives in a locality of her liking. He reads what he likes. Ramesh is a man of robust body. इनमें से complex sentence ये है, थर्ड ऑप्शन, he reads what he likes। इसमें ये वाला जो clause है ये noun clause है ना, subordinate clause है, और complex sentence में एक subordinate clause होता है। The teachers in English medium school usually teach their students in, English medium school के students जो हैं आमतौर पर अपने के जो teachers हैं वो आमतौर पर अपने students को किस method से पढ़ाते हैं? तो इसका आंसर होगा the direct method। सेकेंड ऑप्शन 66 का the direct method। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बताना है कि कौन सा है। The beautiful rainbow soon faded away। The beautiful rainbow soon faded away। तो इसका सब्जेक्ट है द ब्यूटिफुल रेनबो। ये पूरा जो नाउन फ्रेज है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे। द ब्यूटिफुल रेनबो इज द सब्जेक्ट। आर्टिकल यूज करना है, रघु इज ब्लैंक स्पेस वन आइड मैन। रघु की एक आंख है ना, तो एक आंख वाला आदमी उसको वन आइड मैन बोलते हैं। तो वन आइड मैन के साथ अगर आर्टिकल लगाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल, तो अ का यूज़ करेंगे, क्योंकि वन आइड में जो पहला साउंड है ना, वो का कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो इसलिए रघु इज अ वन आइड मैन। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। रघु इज अ वन आइड मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्लूरल में है? चाइल्ड सिंगुलर है, सेक्शन सिंगुलर है, सोल्यूशन सिंगुलर है, कैटल एक ऐसा वर्ड है
जिसको हम प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, और इसके साथ हम जनरली वर्ब भी प्लूरल की यूज़ करते हैं। द कैटल इज़ नहीं, द कैटल आर। तो कैटल जो है ऑप्शन नंबर 2 ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, इनमें से कौन सा नाउन प्लूरल में है? न्यूज़ जो है वो सिंगुलर होता है, टेनिस और क्राइसिस ये भी सिंगुलर के नाउन्स हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। इकोनॉमिक्स अगर आप अर्थशास्त्र को कहते हो, विषय को कहते हो, तब तो ये सिंगुलर है, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक मतलब और भी होता है, मतलब होता है द वे इन विच मनी वर्क्स, जिस तरह से मनी काम करता है, जिस तरह से मनी को आपने ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरीके से आप उसका यूज़ कर रहे हो, है ना, तो वो उसको भी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इस सेकंड वाले सेंस में इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ होता है ना, प्लूरल का नाउन हो सकता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इकोनॉमिक्स, वैसे बता रहा हूँ मैं, है ना, अगर इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र है तब तो वो सिंगुलर है, लेकिन इकोनॉमिक्स का दूसरा वाला अर्थ लिया जाए जिसमें उसका मतलब होता है द वे इन विच मनी वर्क्स, तो वहाँ पर उसको हम प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं। Which of the following sentences is in passive voice, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है? My nerves are bad tonight. He takes his classes punctually. A letter was written by him yesterday. ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस की पहचान क्या होती है? बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इज एम आर वॉज वर के साथ अगर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है। तो ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है। करेक्ट प्रपोजिशन यूज करना है इसमें, नाइदर ही इज सॉरी, कंजंक्शन यूज करना है, नाइदर ही इज सॉरी ब्लैंक स्पेस हिज फादर। ठीक है, नाइदर के साथ आप नॉर यूज करते हो, नाइदर ही इज सॉरी नॉर हिज फादर। वैसे इस सेंटेंस को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, पेपर में अगर ये ऐसे आया है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था, नाइदर ही नॉर हिज फादर इज सॉरी, ना तो उसे दुख है ना उसके पिता को। ये एक ज़्यादा अच्छा बेहतर सेंटेंस होता। खैर, अब अगर ये सेंटेंस उन्होंने दिया है तो इसका आंसर तो यही होगा, नॉर। नाइदर के साथ आप नॉर यूज़ करते हैं, नाइदर नॉर। सफिक्स यूज करना है डिक्शनरी वर्ड को प्लूरलाइज करने के लिए, तो डिक्शनरी का प्लूरल होता है डिक्शनरीज। वाई हट के IES लग जाता है, तो IES का सफिक्स यूज करोगे तो आपका ये नाउन प्लूरलाइज हो जाएगा, डिक्शनरीज। थर्ड ऑप्शन। पैसेज है, पैसेज में से क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं तो इसको रीड करते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है भारत की एक नदी है। Beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats, है ना। गंगा नदी जो है अपने लोगों की जो है वो बहुत प्रिय है, भारत के लोगों को बहुत प्रिय है। ठीक है, इसके आसपास बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो इतिहास में मिलती हैं हमें, है ना। कई तरह की जो विक्ट्रीज हुई उनकी कहानियाँ, आशाओं की, फियर्स की कहानियाँ, बहुत सारी मेमोरीज हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की जो पुरानी सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसका एक सिंबल माना जाता है गंगा नदी को। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा, है ना, हमेशा बहती रहती है लेकिन पानी उसका हर बार चेंज होता रहता है, लेकिन गंगा वही है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। लेखक कहता है कि गंगा नदी, शी गंगा नदी के लिए यूज़ किया है, मुझे जो है वो बर्फ़ से ढकी जो पहाड़ की चोटियां हैं और जो घाटियां हैं हिमालय की, उनकी याद दिलाती है। विच हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। ठीक है, लेखक कहता है कि मुझे हिमालय की पीक्स और डीप वैलीज से बहुत प्रेम है। ठीक है, और मुझे साथ साथ में नीचे जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं, उनकी भी गंगा नदी याद दिलाती है। क्वेश्चन है, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, गंगा किसका सिंबल है? पैसेज के अनुसार गंगा इज द सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पैसेज में बाकायदा ऐसा कहा गया है। What are the things loved by the author mentioned in the given passage? इस पैसेज में जो बात कही गई है उसके अनुसार लेखक
किन चीज़ों मतलब किस चीज़ से लव करता है? द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। ये गंगा नदी उसको इन चीज़ों की याद दिलाती है और इन चीज़ों से लेखक को बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। प्रपोजिशन यूज करना है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ब्लैंक स्पेस योर एग्जाम रिजल्ट्स। तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट्स पर मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए, मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए। तो जब आप किसी को कंग्रेचुलेट करते हो किसी बात पर, तो यू कंग्रेचुलेट देम ऑन दैट थिंग। इसके साथ प्रपोजिशन यूज करते हैं ऑन। ठीक है, तो ऑन थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन योर एग्जाम रिजल्ट्स, ऑन योर एग्जाम रिजल्ट्स। Yesterday blank space यूरोपियन called at my office। आर्टिकल लगाना है। सेंटेंस कह रहा है कि कल किसी यूरोपियन का फोन मेरे ऑफिस में आया। कल किसी यूरोपियन ने मेरे ऑफिस में कॉल किया। किसी यूरोपियन ने मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट, है ना। तो यूरोपियन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे और यूरोपियन का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो आप अ का यूज करेंगे। येस्टरडे अ यूरोपियन, ऑप्शन नंबर 1, कॉल्ड एट माई ऑफिस। गंगा इज सेक्रेड रिवर। आर्टिकल यूज करना है। नदियों के नाम के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो द, और गंगा जो है वो एक सेक्रेड रिवर है, एक नदी है। तो दूसरे वाले ब्लैंक स्पेस में आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। वॉक क्विकली ब्लैंक स्पेस यू विल नॉट ओवरटेक हिम। जल्दी चलो वरना तुम उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे। अब तुम उसको ओवरटेक करना चाहते हो तो उसे ओवरटेक करने के लिए तुम्हारी जो रफ्तार है वो उसकी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। तो तुम उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे, तेज़ चलो। ठीक है, अब इसमें कौन सा आपको कंजंक्शन यूज करना है? नॉर, लेस्ट, एंड, एल्स। वैसे और एल्स होता है, क्या होता है? और एल्स। वॉक क्विकली और एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। वॉक क्विकली और एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। तो इसमें एल्स दे रखा है और एल्स होना चाहिए। तो ये फिर इसमें से हम आंसर ले लेंगे। और एल्स मीन्स वरना, अन्यथा। राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। राजधानी एक्सप्रेस को भारत में चलने वाली सबसे तेज गाड़ियों में से एक माना जाता है। तो राजधानी एक्सप्रेस के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है और फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ भी द का यूज़ करेंगे। तो दोनों ही ब्लैंक स्पेसेस में आप द का, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करोगे। द राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स। ये 4 वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से किस प्रीफिक्स को चारों के साथ लगाया जा सकता है ऑपोजिट बनाने के लिए, है ना। तो आई एम का यूज आप चारों के साथ कर सकते हो। देखो, इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, इमॉर्टल, इमूवेबल। आई एम का प्रीफिक्स इन चारों के साथ लगाओगे तो एक वर्ड बन जाएगा। इमूवेबल, मूवेबल का ऑपोजिट, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, पोलाइट का इम्पोलाइट, मॉर्टल का इमॉर्टल। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है इनमें से कौन सा है? गोल्ड, क्राउड, टी, ह्यूमैनिटी। क्राउड कलेक्टिव नाउन है, गोल्ड और टी मटेरियल नाउन्स हैं, ह्यूमैनिटी मानवता जिसको कहते हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ह्यूमैनिटी, ITY, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज। वैसे मैक्सिमम शब्द एक एडजेक्टिव है, लेकिन कभी कभी इसको नाउन की तरह यूज करते हैं, सबसे अधिक संख्या इस सेंस में। द वर्ड मैक्सिमम इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म, लेकिन कभी कभी मैक्सिमम शब्द को हम नाउन की तरह यूज करते हैं और इसका प्लूरल होता है मैक्सिमा। मैक्सिमम का बहुवचन होता है मैक्सिमा। ऑप्शन नंबर 1। सफिक्स यूज करना है मोमेंटो को प्लूरलाइज करने के लिए। मोमेंटो का प्लूरल होता है मोमेंटोज। ओ रहने देंगे स्पेलिंग में, ES लग जाएगा। ठीक है, मोमेंटोज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जरीना वर्ड का जेंडर बताना है। जरीना जो है जार का फेमिनिन होता है। जार का मतलब रशियन एम्परर इन द पास्ट। रशियन एम्परर, रशिया का शासक भूतकाल में जार कहलाता
था, और जार का फेमिनिन होता जरीना। जारीना मीन्स रशियन एम्प्रेस, रशियन एम्प्रेस इन द पास्ट। तो फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग का शब्द है ये। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। प्रपोजिशन यूज करना है इसमें भी। द कूली कैरीड अ सूटकेस ब्लैंक स्पेस हिज हेड। कूली ने अपने सर पर एक सूटकेस उठा रखा था, है ना, सर के ऊपर रखा था। सूटकेस जनरली आप देखते हो सामान जब उठाते हैं तो सर के ऊपर बिल्कुल, है ना, तो इसके लिए ऑन आना चाहिए। द कूली कैरीड अ सूटकेस ऑन हिज हैंड, ऑन हिज हेड। 1 इसका राइट आंसर है। इनमें से प्लूरल फॉर्म में कौन सा वर्ड है? रेडियस, ओएसिस, स्टेडियम या अलुमिनाई? अलुमिनस सिंगुलर होता है, अलुमिनाई उसका प्लूरल होता है। अलुमिनस वर्ड जो है सिंगुलर है, अलुमिनाई उसका प्लूरल है ना। मतलब अगर आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो तो आप वहाँ के अलुमिनस हो, ठीक है। आपकी जो भी मतलब संस्था थी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, जहाँ से आपने पढ़ाई की, आप वहाँ के अलुमिनस हैं, ठीक है, उसका प्लूरल होता है अलुमिनाई। तो ये 4th ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। रेडियस सिंगुलर है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ओएसिस का प्लूरल होता है ओएसिस। स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया होता है। अलुमिनस का अलुमिनाई होता है। स्ट्राइक द आयरन कहावत है ये कि लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, कंजंक्शन इसमें यूज करेंगे व्हाइल। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। इसका 1 राइट आंसर है व्हाइल। प्लीज सिट डाउन, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। I asked him to sit, one should sit down, you are requested to sit down। imperative sentence है। imperative sentence में अगर request है तो आप कह सकते हो passive में you are requested, आपसे बैठने को कहा जाता है, आपसे बैठने का निवेदन किया जाता है। तो you are requested to sit down, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन पेपर का ये था, इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट? इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क विल बी होलसम फूड। होलसम माने पौष्टिक, होलसम फूड माने पौष्टिक भोजन। अब ब्रेड एंड मिल्क, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है वैसे ब्रेड एंड मिल्क, है ना। तो दो खाद्य पदार्थों को एक साथ आपने एंड के साथ कनेक्ट करके और एक डिश के रूप में देख रहे हो, एक खाने की चीज़ के तौर पे देख रहे हो, है ना। तो ये सिंगुलर आइडिया है, इसलिए इसके बाद में वर्ब जो है वो सिंगुलर की होनी चाहिए। जिस तरह से हम ब्रेड एंड बटर वाले एग्जाम्पल में सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं ना, ब्रेड एंड बटर इज़ आर डेली ब्रेकफास्ट, तो उसी तरह से ब्रेड एंड मिल्क इज़ अ होलसम फूड, ये होगा सही सेंटेंस इनमें से। ऑप्शन नंबर 1, 90th का 1। ठीक है, तो ये थे आपके पेपर के क्वेश्चंस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।